बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स, आप लोग खैरियत से हैं। आज का व्लॉग जो मैं लेके आया हूँ ये बेसिकली फालिज, सीवीए, पैरालिसिस, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया इन नामों से जाने जाने वाली एक बीमारी है जिसमें मरीज़ का एक हिस्सा जो वो काम करना छोड़ देता है। अब इसको सीवीए क्यों कहा जाता है? सीवीए बेसिकली एक टर्म है जो कि एक मुखफ़्फ़ है सेरिब्रो यानी दिमाग, वेसल्स खून की नालियाँ, एक्सीडेंट उनमें कुछ तब्दीली आ जाना, कोई चीज़ ख़राब हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड CVA। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फालिज जिन्हें हम कहते हैं, फालिज क्या है कि जिस्म का एक हिस्सा, आधा हिस्सा राइट या लेफ़्ट खुदा न खास्ता किसी का पैरालाइज हो गया, बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, वो आपकी मर्ज़ी के ताबे नहीं रहा। ये एक चीज़ नज़र आती है। दूसरा कभी देखने में आता है कि निचला हिस्सा जो वो काम करना छोड़ देता है, इसे पैराप्लीजिया भी कहते हैं और हेमीप्लीजिया भी होता है। हेमीप्लीजिया एक साइड का और पैराप्लीजिया निचले वाले हिस्से का काम करना छोड़ देना। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं। अगर हम लोग इसके देखें कि इसकी वजह क्या है, तो वजह में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दिमाग की नालियों में कोई रुकावट आ गई। अब वो रुकावट क्या है? हमारे दिल के अंदर से एक लोथड़ा बनता है, लोथड़ा निकलता है हमारे जिस्म के अंदर से, जो दिल को भी क्रॉस कर जाता है, दिल की नालियों में से भी गुजर जाता है, दिल के वॉल्व में से भी गुजर जाता है। लेकिन वो जब जाता है यहाँ पे प्लॉक, यहाँ पे कैरोटिड साइनस है हमारे दोनों तरफ में। अगर हम लोग एक डॉपलर, एक अल्ट्रासाउंड होता है, टेस्ट होता है, वो अगर हम करवाएं तो पता चल जाता है कि डॉपलर कैरोटिड साइनस अगर हम करवाएं तो यहाँ पे एक बल्ब है, कैरोटिड बल्ब, जिसके अंदर जाके वो प्लॉक जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग की तरफ जाने वाली खून की नालियों में सप्लाई कम होती है, इस्केमिक कंडीशन होती है, यानी हवा की, ऑक्सीजन की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है। जितनी ज़रूरत हमारे दिमाग के खुलियों को है उतनी खुराक, उतनी चीज़ें यहाँ से ब्लड लेके ऊपर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इस्केमिक कंडीशन आ जाती है, एक्सीडेंट की कंडीशन आ जाती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि एक एम्बोलाई थ्रोम्बोसिस होता है। एम्बोलाई थ्रोम्बोसिस कहते हैं जो अपनी जगह छोड़ देता है, वो खून का लोथड़ा जो अपनी जगह छोड़ देता है और वो आगे चला जाता है दिमाग में जाके। दिमाग के अंदर होते हैं BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर्स। जब उनके करीब पहुंचता है तो वहाँ पे जाके ये ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक करता है तो उसके आगे खून की सप्लाई रुक जाती है, उसके सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब एक और वजह भी होती है ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा किसी का बढ़ जाता है खुदा न खास्ता, तो दिमाग के अंदर खून की नालियाँ जो हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। खून की नालियाँ बहुत बारीक कैपिलरीज होती हैं, खून की नालियाँ जो दिमाग को सप्लाई दे रही होती है न्यूट्रिएंट्स और यानी खुराक, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, शुगर है, उस ग्लूकोज है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दिमाग के खुलियों को, वो सप्लाई बंद हो जाती है, उसकी खुराक बंद हो जाती है सेल की। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर जो नाली फटी, नाली के फटने की वजह से वहाँ से खून निकला, वो एक तो उसने डैमेज किया, जो खून बाहर निकला है, नालियों के अंदर खून घूम रहा होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो प्रॉब्लम करता है, और इसके साथ उस जगह से जहाँ से खून की नाली फटी है उसके आगे खून की सप्लाई जो है कम हो गई और उसके सेल जो है डैमेज होना शुरू हो गए। इसके अलावा ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना या बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, ये भी CVA जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें अलामात क्या होंगी? एक जिस्म का एक हिस्सा आपकी मर्ज़ी के ताबे नहीं रहेगा। आप चाहते हैं कि आप अपनी उंगली को सीधा करें, आप उंगली को सीधा नहीं कर सकेंगे, हाथ को सीधा नहीं कर सकेंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, वो राइट साइड भी हो सकती है, वो लेफ़्ट साइड भी हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ़ और भी किस्में होती हैं जिसमें एहसासात बाकी रहते हैं। एहसासात मतलब अगर आप उसको पकड़ के दबा रहे हैं तो पेशेंट एहसास फ़ील कर रहा है कि उसको महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अपने पाँव को हिला नहीं पा रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, यानी एहसास भी ख़त्म हो गया और कंट्रोल भी ख़त्म हो गया। ये तो होगी इसकी एक मेडिकल की शक्ल। अब इस पे देखते हैं हम लोग कर क्या सकते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये काबिल इलाज नहीं होता। किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि अगर इसके पहले 36 घंटे गुजर जाएं तो उसके बाद ये काबिल इलाज नहीं रहता। किसी हद तक इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जो दिमाग है, जो यानी जो दिमाग का हिस्सा, हमारे नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर है, इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर एक मैकेनिक सेल जो कि हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तो मौजूद है, यानी अगर हमारे जिस्म के यहाँ पे किसी जगह पे कट लगे तो वहाँ से नर्व जो कटती है वो रिपेयर हो जाती है। वो रिपेयर होती है बेसिकली नर्व के अंदर एक होता है, उसे कहते हैं शॉन सेल। उसकी मूवमेंट की वजह से वो
जो है वो रिपेयर हो जाती है और हमारे यहाँ पे एहसासात का जो रवानी है वो बरकरार रहती है। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो श्वान सेल मौजूद नहीं है, यानी अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी प्रैक्टिस में ये चीज़ आई है कि होम्योपैथी के अंदर इस तरह के केसेस जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फालिज ज़्यादा थे और उनको कई कई साल हो चुके हुए थे, उनको फालिज उनको मूव नहीं करने दे रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़े होकर यहाँ से किए हैं। तो फालिज का ट्रीटमेंट हम लोग होम्योपैथिक में कर सकते हैं। इसकी जो बेहतरीन मेडिसिन है, सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, एटियोलॉजी क्या बनी, इसकी वजह क्या बनी फालिज होने की। फालिज होने की जो वजह होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी सदमे की वजह से फालिज में चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सदमा यानी लव डिसअपॉइंटमेंट हुई, किसी का बिज़नेस लॉस हो गया, किसी के पैसे खो गए, किसी ने इंसल्ट कर दी, तो ये सारी रीज़न्स होती हैं, ये एटियोलॉजी, ये इसकी रूट कॉज है कि इसकी वजह से आपके जहन में ये चेंजेस आई, ये तब्दीलियाँ आई और उसके अगेंस्ट आपको जो बिल्कुल आपके एंड प्रोडक्ट जो बनी वो CVA बन के आपके सामने आ गई। तो CVA को हम उसके रूट कॉज से अगर पकड़ें तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी मेडिसिन इसकी जो है वो कॉस्टिकम है। मुझे कहा गया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, तो मुझे कहा गया कि आप मेडिसिन ज़रूर बताया करें, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन बता दूँ। वैसे तो होम्योपैथी की मेडिसिन बताना मुनासिब नहीं होता, बिकॉज हर बंदे की एक टेलर साइज मेडिसिन होती है। जैसे टेलर होता है, टेलर साइज़ होती है, इस तरह हर बंदे की इंडिविजुअल उसके साइन सिम्टम्स, माइंड सिम्टम, इमोशनल सिम्टम, उनको देख के फिर हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स की फरमाइश पे मैं मेडिसिन के नाम बता रहा हूँ जो जनरल इस्तेमाल होती है। कास्टिकम है, जैल्सीमियम है, मैंगनीज एस्टिकम है, इसी तरह कोनियम है, लाइकोपोडियम है, मर्कसाल है। ये वो मेडिसिन है जो कि हमारी जनरल इस तरह के केसेस में काम करती हुई नज़र आती हैं। थैंक यू वेरी मच।